बच्चों, अभी हम लोग बचत तथा विनियोग के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति को अपना तथा अपने परिवार को वर्तमान में तथा भविष्य में आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए बचत करना बहुत ही आवश्यक है। यह ना सिर्फ हमारे वर्तमान के लिए आवश्यक है, बल्कि भविष्य में उपस्थित होने वाली आकस्मिक घटनाओं से लड़ने तथा भावी योजनाओं को पूरा करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने बचत के बारे में विस्तार से पढ़ा। बचत क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, बचत का हमारे लिए क्या महत्व है। इसके बाद हमने विनियोग के बारे में भी पढ़ा। बच्चों, विनियोग से हमारा तात्पर्य हम जो अपनी बचत की धनराशि रखते हैं उसको ऐसे योजनाओं में लगाने से है जो हमें भविष्य में अतिरिक्त आय दे सके। इतना ही नहीं, हमारा धन भी सुरक्षित रहे। हम अपने बचत की गई धनराशि को विभिन्न योजनाओं में, विभिन्न सरकारी संस्थाओं में जमा करते हैं, जैसे बैंक, डाकघर इत्यादि। बैंक तथा डाकघर में बचत करने की बहुत सारी योजनाएं होती है। हम अपनी सुविधा के अनुसार अपनी बचत की धनराशि उन योजनाओं में लगाते हैं। आज इसी क्रम में हम जीवन बीमा योजना के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जीवन बीमा योजना भी बचत करने का एक उत्तम और अनिवार्य साधन है। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी आय का बचत वाला हिस्सा विनियोजित करता है। अवधि पूरी होने पर बीमा कराने वाले व्यक्ति को जमा की गई धन और उस पर अर्जित बोनस प्राप्त होता है। इस योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि किसी कारण से यदि बीमा कराने वाले व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा नामित व्यक्ति यानी नॉमिनी को बीमे की पूरी राशि बोनस के साथ प्राप्त हो जाती है। इसलिए यह योजना रिस्क उठाती है और अनिश्चितता को निश्चितता में बदल देती है। लेकिन इसमें जमा की गई धनराशि पर ब्याज कम मिलता है और अवधि पूरी होने से पहले यदि व्यक्ति को ज़रूरत पड़े तो वह इसमें से धन नहीं निकाल सकता है। बच्चों, जीवन बीमा कराने का कुछ उद्देश्य होता है जो इस प्रकार से है। सबसे पहला उद्देश्य
परिवार को संरक्षण दिलाना। बच्चों, जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य बीमा कराने वाले व्यक्ति को और उसके परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान करना होता है। खास तौर पर यदि बीमा कराने वाले व्यक्ति की अचानक से मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति के द्वारा नामित व्यक्ति को बीमा की पूरी राशि बोनस के साथ प्राप्त हो जाती है। दूसरा है वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता के हेतु, अर्थात जीवन बीमा का दूसरा मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना भी होता है। तीसरा मुख्य उद्देश्य बच्चों की शिक्षा तथा विवाह हेतु धन की व्यवस्था करना। बच्चों, जीवन बीमा में लगाया गया धन बच्चों के बड़े होने पर उनकी शिक्षा तथा उनके शादी ब्याह के समय आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त हो जाती है। चौथा और सबसे प्रमुख उद्देश्य जीवन बीमा करा लेने से व्यक्ति को आयकर में लगने वाले कर से छूट मिल जाती है। इसके अतिरिक्त बीमादार की मृत्यु हो जाने पर संपत्ति कर देने के लिए बीमा योजना द्वारा मिला धन भी उन्हें राहत देता है। बच्चों, जीवन बीमा के अंतर्गत भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें हम अपनी सुविधा और अपने बचत के अनुसार धन को लगा सकते हैं। इसमें पहला है आजीवन बीमा। इस योजना के अंतर्गत बीमा कराने वाले व्यक्ति को या तो 3 महीने या फिर 6 महीने या फिर वर्ष में एक बार बीमा की किस्त जमा करनी होती है। इस योजना में बीमा का लाभ बीमा कराने वाले व्यक्ति के मृत्यु हो जाने के बाद उसके उत्तराधिकारी को मिलता है। आजीवन बीमा योजना में पॉलिसी लेने के लिए कम से कम 1000 रुपया खर्च करना पड़ता है। अर्थात आजीवन बीमा योजना वह योजना है जिसमें बीमा कराने वाला व्यक्ति या तो 3 महीने में या फिर 6 महीने में या वर्ष में एक बार निर्धारित बीमा का किस्त जमा करता है और
इस बीमा योजना का लाभ उस व्यक्ति के मृत्यु हो जाने के बाद उसके उत्तराधिकारी को इस योजना का पूरा लाभ मिलता है। इस योजना में पॉलिसी की कीमत कम से कम 1000 रुपये होती है। दूसरा है सीमित भुगतान आजीवन बीमा अर्थात लिमिटेड पेमेंट लाइफ पॉलिसी। इस योजना के अंतर्गत एक निश्चित सीमा अवधि तक ही बीमे की किस्त चुकानी पड़ती है, परंतु बीमा का लाभ बीमा कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही मिलता है। इस प्रकार की योजना में बीमे की पॉलिसी कम से कम 5000 रुपये की होती है अर्थात सीमित भुगतान बीमा योजना में व्यक्ति को एक निश्चित समय तक ही पॉलिसी का किस्त चुकाना पड़ता है, लेकिन इस योजना का लाभ भी बीमा कराने वाले व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत ही प्राप्त होता है। इस प्रकार की पॉलिसी के लिए कम से कम 5000 रुपये खर्च करने होते हैं या कम से कम 5000 रुपये लगाने होते हैं। तीसरा है बंदोबस्ती बीमा अर्थात इनरोलमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। इस योजना में बीमे की राशि नियत अवधि के बाद ही मिलती है, परंतु यदि बीमा कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु उस निर्धारित अवधि के पूर्व हो जाती है, तब उस हालत में बीमे की पूरी राशि बीमा कराने वाले व्यक्ति के परिवार को प्राप्त हो जाती है, परंतु इस बीमा योजना में भी पॉलिसी की रकम 1000 से ज़्यादा होती है। चौथा है संयुक्त जीवन बंदोबस्ती बीमा अर्थात ज्वाइंट लाइफ इंडोमेंट पॉलिसी। इस योजना के अंतर्गत जीवन बीमा 2 व्यक्तियों का संयुक्त रूप से किया जाता है। इस योजना की विशेषता यह है कि यदि दोनों व्यक्ति में से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो बीमे की पूरी धनराशि दूसरे व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, अन्यथा निश्चित अवधि समाप्त होने पर बीमे की राशि दोनों व्यक्तियों को मिल जाती है। चूँकि इस योजना में 2 व्यक्तियों का बीमा होता है, इसलिए इस बीमा योजना में किस्त की रकम अन्य बीमा योजनाओं से अधिक होती है। बच्चों, संयुक्त जीवन बंदोबस्ती बीमा में एक साथ 2 व्यक्ति बीमा करा सकते हैं। इस बीमा में यदि
उन दो व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है तो बीमे की पूरी रकम दूसरे व्यक्ति को मिल जाती है। यदि ऐसा नहीं होता है, अर्थात दोनों में से किसी की मृत्यु नहीं होती है, तो नियत समय के बाद बीमे की रकम दोनों व्यक्तियों को मिल जाती है। चूँकि इस बीमा योजना में एक साथ दो व्यक्तियों का बीमा कराया जाता है, इसलिए इसमें पॉलिसी की रकम अन्य बीमा योजनाओं से ज़्यादा होती है। पांचवा है निश्चित अवधि बंदोबस्ती बीमा या शिक्षावृत्ति बीमा, अर्थात द फिक्स्ड टर्म मैरिज इंडोमेंट पॉलिसी और द इंडोमेंट अन्यूटी पॉलिसी। यह योजना व्यक्ति अपने बच्चों के विवाह अथवा शिक्षा के उद्देश्य से कराता है। इस योजना में बीमे की राशि पूर्व निश्चित अवधि के बाद ही मिलती है, परंतु यदि बीमादार की मृत्यु निश्चित अवधि से पहले हो जाती है तब बाकी की किस्तें नहीं चुकानी पड़ती है, पर बीमे की राशि पूर्व निश्चित अवधि के बाद ही मिलती है। इस योजना के अंतर्गत विवाह के लिए धनराशि एक बार में सारी मिल जाती है, परंतु शिक्षा हेतु यह राशि 10 छमाही किस्तों में मिलती है। इस बीमा योजना में भी कम से कम 1000 रुपये की बीमा करानी पड़ती है, अर्थात जब व्यक्ति अपने बच्चों के विवाह अथवा शिक्षा के लिए बीमा योजना कराता है तो उसमें बीमे का किस्त या बीमे की राशि निश्चित अवधि के बाद ही प्राप्त होता है। इसके लिए व्यक्ति को निर्धारित समय पर बीमे का किस्त चुकाना पड़ता है, परंतु यदि बीमा कराने वाले व्यक्ति की अचानक से मृत्यु हो जाए तो बीमे की बाकी किस्त नहीं चुकानी पड़ती है, परंतु धनराशि पूर्व निश्चित अवधि के बाद ही मिलती है। इस प्रकार के बीमा योजना में विवाह के समय तो बीमे की पूरी धनराशि या रकम मिल जाती है, परंतु यदि बीमा शिक्षा हेतु कराया जाता है तो उस हालत में बीमे की रकम 10 छमाही किस्तों में प्राप्त होती है। इस प्रकार के बीमा योजना में भी बीमा कराने के लिए कम से कम 1000 रुपया लगाना पड़ता है। इसके बाद द्विबंदोबस्ती पॉलिसी आता है, अर्थात डबल इंडोमेंट पॉलिसी।
जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस योजना में बीमा कराने वाले व्यक्ति को निश्चित अवधि के बाद बीमे की दोगुनी राशि प्राप्त होती है, परंतु यदि बीमा कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित अवधि से पहले हो जाती है तो उसके परिवारजनों को बीमे की पूरी रकम प्राप्त हो जाती है। इसके बाद है परिवर्तनीय आजीवन पॉलिसी। अर्थात कन्वर्टेबल होल लाइफ पॉलिसी। इसमें बीमा कंपनी के द्वारा बीमा कराने वाले व्यक्ति को यह सुविधा दी जाती है कि एक निश्चित अवधि के बाद वह इस पॉलिसी को किसी भी दूसरे बीमा पॉलिसी में बदल सकता है। इस परिवर्तन के कारण जो प्रीमियम में परिवर्तन होगा वह बीमादार को देना होगा। अर्थात इस प्रकार के बीमा योजना में बीमा कराने वाले व्यक्ति को यह कंपनी के द्वारा छूट दी जाती है कि वह एक निश्चित समय के बाद इस पॉलिसी को अन्य किसी भी बीमा योजना में बदल सकता है, परंतु उसके बाद का जो प्रीमियम उसे देना होगा वह बदले हुए योजना के अनुसार अदा करना होगा। इस प्रकार आज हमने देखा कि जीवन बीमा योजना बचत करने का एक सबसे महत्वपूर्ण और उत्तम साधन है। जीवन बीमा योजना में बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार पैसे लगा सकता है और उसका लाभ उठा सकता है। इसके बाद बच्चों भविष्य निधि योजना आता है, अर्थात प्रोविडेंट फंड स्कीम। इस प्रकार की योजना नौकरी करने वाले सभी वर्ग के कर्मचारियों के लिए होती है। प्रत्येक कर्मचारी अपने वेतन में से अनिवार्य रूप से कुछ धनराशि इस योजना में विनियोजित करता है, लगाता है। यह योजना दो प्रकार की होती है, सामान्य भविष्य निधि योजना यानी जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ, और दूसरा प्रति सहायक भविष्य निधि योजना अर्थात कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। सामान्य भविष्य निधि योजना केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए होती है। इसमें प्रत्येक कर्मचारी अपने मूल वेतन का कम से कम 10% प्रति माह जमा करता है।
यदि वह चाहे तो वह अधिक से अधिक धनराशि भी इस योजना में जमा कर सकता है। यह राशि कर्मचारी के वेतन में से ही काट ली जाती है। कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के बाद या उसकी मृत्यु हो जाने के बाद यह धनराशि ब्याज सहित कर्मचारी या कर्मचारी द्वारा नॉमिनेट व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। इस धनराशि पर आयकर में भी छूट मिलती है। दूसरा है प्रति सहायक भविष्य निधि योजना यानी कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। यह योजना गैर सरकारी अर्ध सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए होती है। इस योजना में प्रत्येक कर्मचारी अपने मूल वेतन में से कम 12% धनराशि जमा करता है और इतनी ही धनराशि उस कर्मचारी के संस्था के द्वारा जहां वह काम करता है कर्मचारी के खाते में जमा किया जाता है। अर्थात 12% धनराशि कर्मचारी के द्वारा तथा 12% धनराशि जिस संस्था में वह कर्मचारी काम करता है उस संस्था या प्रबंधक के द्वारा जमा किया जाता है। कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर अथवा उसकी मृत्यु हो जाने पर ब्याज सहित यह धनराशि कर्मचारी को या उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा नामित व्यक्ति को ब्याज सहित प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार के धनराशि पर भी आयकर में छूट मिलता है। इसके बाद आता है 15 वर्षीय लोक भविष्य निधि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अर्थात पीपीएफ। कोई भी व्यक्ति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रति वर्ष 100 रुपया से लेकर 20,000 रुपये तक जमा करवाकर लोक भविष्य निधि खाता खोल सकता है। यह राशि जमाकर्ता को 15 वर्ष तक जमा करानी पड़ती है। अवधि समाप्त होने पर अर्थात निर्धारित अवधि के बाद जमाकर्ता को जमा की गई धनराशि ब्याज सहित वापस मिल जाता है। इस प्रकार की धनराशि पर भी जमाकर्ता को आयकर में छूट मिलती है। धन्यवाद।